Good evening, dear students, and welcome to my Jha classes on YouTube channel. आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेकर के आए हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन इससे हम लोग फ्लक्स तो निकालेंगे ही, और गॉस लॉ में हम लोग देखेंगे फ्लक्स स्केलर है, लेकिन हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, यानी वेक्टर क्वांटिटी को फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक स्केलर क्वांटिटी है फ्लक्स, उससे इन सिमेट्रिकल केस बहुत आसानी से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इन जनरल जो है फ्लक्स का मीनिंग क्या होता है? फ्लक्स जो है इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी वेक्टर फील्ड। किसी भी वेक्टर फील्ड की प्रॉपर्टीज होती है फ्लक्स, और वो क्या रिप्रेजेंट करता है? जो अगर हम ऐसा सोचें, जो एक रिवर फ्लो कर रहा है और वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर हम एक क्रॉस सेक्शनल एरिया लें और वेलोसिटी का ये डायरेक्शन है, तो हाउ मच वाटर फ्लोइंग थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन। तो आप देखेंगे अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, हम लोग ऐसा सोच रहे हैं वेलोसिटी कांस्टेंट है और इस एलिमेंट का एरिया ए है, तो v इंटू वेलोसिटी, अगर एरिया इज ए स्केलर क्वांटिटी, लेकिन जब भी फिजिक्स में एक स्केलर और एक वेक्टर आता है, तो यहाँ पे हम लोग स्केलर को ट्रीट कर सकते हैं एज ए वेक्टर। तो अगर हम वेक्टर का डायरेक्शन की बात करें, ये परपेंडिकुलर है क्रॉस सेक्शन, और इस पे आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल करेंगे। इधर भी ले सकते हैं, अगर फ्लैट सरफेस है तो हमारे पास पॉसिबिलिटीज है, हम इधर भी एरिया चूज कर सकते हैं, एरिया वेक्टर इधर भी चूज कर सकते हैं। तो हम एरिया वेक्टर इधर अगर चूज करेंगे तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये होगा। तो यहाँ पे v इंटू ए, ये मेजर क्या करता है? वेलोसिटी इंटू एरिया। एरिया जो है यहाँ पे हेल्ड परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी वेक्टर, तो v इंटू ए रिप्रेजेंट करता है रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो। रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो, हाँ, इसको हम लोग v डॉट ए भी यहां पे लिख सकते हैं, काहे कि यहां पे एरिया वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर के बीच का एंगल है 0 डिग्री है। 0 डिग्री का मतलब ये है, जो एरिया वेक्टर का ये जो आपका क्रॉस सेक्शन है, ये वेलोसिटी वेक्टर पे परपेंडिकुलर रखा हुआ है, और एरिया वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर के बीच का एंगल है थीटा, वो 0 है। एंगल 0 है, लेकिन क्रॉस सेक्शन जो है वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर रखा हुआ है। अब आप यहां पे देखें, अगर यही वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी की बात हम कर रहे हैं, वेरिएबल वेलोसिटी की बात नहीं कर रहे हैं। अगर हम इस एरिया को नॉर्मल से थीटा एंगल कर दें, ये प्लेन है, इस पे हमने एक लाइन लिया और ये नॉर्मल है, ये एंगल थीटा है, तो इससे अब वॉल्यूम जो है, रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो कम होगा। अगर हम एरिया को प्लेन ऑफ द एरिया को अगर हम वेलोसिटी वेक्टर के पैरेलल रखें, तो इस एरिया से कुछ भी वाटर फ्लो नहीं होगा। मतलब रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो को अगर हम Q कहते हैं, तो इस केस में Q 0 हो जाएगा। क्यों? काहे कि एरिया वेक्टर जो है, एरिया वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर के बीच का एंगल वो 90 डिग्री हो जा रहा है, तो थीटा 0 हो रहा है। मतलब ये हुआ
एंगल जो है साइन पे डिपेंड करेगा या कॉस पे? तो आप देखिए यहां पे रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो जो है वो कॉस थीटा पे डिपेंड कर रहा है। कैसे? अगर हम थीटा को बढ़ा रहे हैं तो रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो कम होते जा रहा है न, यहाँ पे कॉस थीटा डिक्रीजिंग फंक्शन है। अगर हम थीटा को इंक्रीज करेंगे तो कॉस थीटा डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे हम लोग को क्लियरली ये पता चल रहा है जो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो है वो कॉस थीटा आता है, मतलब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कॉस थीटा पे डिपेंड करेगा। तो रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो कॉस थीटा का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा। सिमिलर है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या मेजर करता है? तो इट मेजर द हाउ मच इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द गिवन सरफेस परपेंडिकुलर टू इट, और इन अदर वर्ड्स और सिंपली अगर कहें तो हाउ मच इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द गिवन सरफेस। तो अब हम लोग ये देखेंगे जो फ्लक्स जो है वो हम लोग को यहां से पता चल रहा है। फ्लक्स जो होगा इसको हम लोग वेलोसिटी फ्लक्स कह सकते हैं, जो मेजर कर रहा है रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो। तो फ्लक्स जो है साइन थीटा पे डिपेंड नहीं करता है, कॉस थीटा पे डिपेंड करता है, क्योंकि जैसे जैसे हम थीटा को बढ़ाते हैं फ्लक्स घटते जाता है, और जब थीटा 90 हो जाता है तो फ्लक्स विल बी जीरो। फ्लक्स जीरो होगा, एंगल अगर जीरो होगा तो फ्लक्स विल बी मैक्सिमम। तो ये फ्लक्स जो है कॉस थीटा पे डिपेंड करेगा, ये हम लोग को समझना है, ना कि साइन थीटा पे। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करना चाहें तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। अगर हम एक सरफेस लें, फ्लैट सरफेस, मान लें एक रिंग है जो इलेक्ट्रिक फील्ड पे परपेंडिकुलरली रखा हुआ है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एरिया का मैग्नीट्यूड ए है, और अगर एरिया वेक्टर की बात करें तो यहां पे एरिया वेक्टर जो होगा इस एरिया एलिमेंट पे नॉर्मल होगा, ये नॉर्मल है, और एरिया वेक्टर का ये डायरेक्शन होगा। यानी वेक्टर ई और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल अभी 0 डिग्री है। मतलब ये जो आपका रिंग है वो परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड है, और एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल अभी 0 डिग्री है। तो इस पोजीशन में फ्लक्स जो होगा विल बी मैक्सिमम होगा। तो हम लोग फ्लक्स को डिफाइन कर सकते हैं electric flux of an electric field is defined as the number of electric field lines, number of electric field lines crossing the surface held perpendicular to the electric field. Electric flux of an electric field is defined as the number of electric field lines crossing the surface held perpendicular to the electric field.
मैथमेटिकली it is given by EA cos theta when electric field is uniform. In general, the flux of electric field is given by चाहे फील्ड यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो। अगर यूनिफॉर्म रहेगा तो सिंपली हम लोग ई डॉट ए से निकाल सकते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तो उस केस में हम लोग स्मॉल एरिया से पहले फ्लक्स निकाल लेंगे और उसके बाद उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। अगर फ्लैट सरफेस है तो सिंपली एस लिखेंगे, अगर क्लोज सरफेस है तो हम लोग फॉर क्लोज सरफेस के लिए हम लोग लिख सकते हैं for closed surface electric flux is given by क्लोज सरफेस के लिए हम लोग इस तरह से नोटेशन दे सकते हैं। अब हम लोग देखें जो फ्लक्स का मैक्सिमम वैल्यू कब हो सकता है, मिनिमम वैल्यू कब हो सकता है। पहली बात तो फ्लक्स जो है, फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। फ्लक्स हम लोग जानते हैं होता है ई ए कॉस थीटा। तो फ्लक्स का मैक्सिमम वैल्यू होगा जब कॉस थीटा मैक्सिमम होगा। कॉस थीटा मैक्सिमम होता है 1, तो फ्लक्स जो होगा, फ्लक्स का मैक्सिमम वैल्यू होगा आपका ई ए व्हेन कॉस थीटा इक्वल टू 1, दैट इज थीटा इक्वल टू 0। थीटा 0 का मतलब है प्लेन, इट मीन्स, ये इंपॉर्टेंट चीज है। थीटा का क्या फिजिकल मीनिंग है? इट मीन्स द सरफेस, और इट मीन्स द प्लेन ऑफ द सरफेस is perpendicular to इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इसको हम लोग फिगर में देखें तो इस तरह से हम दिखा सकते हैं। फ्लक्स मैक्सिमम होगा उस केस में जब प्लेन ऑफ द सरफेस जो होगा
इलेक्ट्रिक फील्ड पे परपेंडिकुलर होगा। यहाँ पे एरिया वेक्टर जो होगा थीटा जीरो। थीटा जीरो का मतलब हुआ प्लेन ऑफ द सरफेस इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पे फ्लक्स जो होगा मैक्सिमम होगा, और दिस इक्वल टू ई ए। ये फर्स्ट केस हमने दिखाया आपको। उसके बाद देखें आप नेक्स्ट केस देखिए। अगर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है, और हमने जो एरिया लिया था वो ये इस प्लेन में ये लाइन है, और ये एंगल जो है हमारा थीटा बन रहा है। तो इस पे जो एरिया वेक्टर होगा वो इस प्लेन पे परपेंडिकुलर होगा। ये हुआ वेक्टर ए। अगर ये ए है और ये एंगल नॉर्मल से थीटा है, तो ये जो कंपोनेंट होगा ये हो जाएगा ए कॉस थीटा, और इसको हम कहेंगे ए परपेंडिकुलर। यानी का मतलब ये मतलब हुआ जो ये एरिया जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड पे परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे जो फ्लक्स होगा हम लोग लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का वह कंपोनेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड पे परपेंडिकुलर होता है। तो ये हो जाएगा आपका ई ए कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा जो है जीरो से बड़ा है, मतलब कॉस थीटा का वैल्यू डिक्रीज करेगा, तो ये थीटा एंगल पे फ्लक्स जो है वो ये हो जाएगा। मतलब ये जो होगा वो ई ए यानी मैक्सिमम फ्लक्स से कम होगा, लेस देन ई मैक्स। क्या कि ई मैक्स जो होता है ई इंटू ए होता है, यहाँ पे थीटा जो है ग्रेटर देन 0 डिग्री है। थीटा अगर इंक्रीज करेगा तो कॉस थीटा का वैल्यू डिक्रीज करेगा, हमको पता है। तो जैसे जैसे हम थीटा को इंक्रीज करेंगे, मतलब एरिया को, अगर एरिया इस तरह से रहेगा तो मैक्सिमम होगा, ऐसे अगर एरिया रहेगा तो कमता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा, और जब थीटा का वैल्यू 90 हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द सरफेस, और इस केस में फ्लक्स जो है सो सरफेस को क्रॉस नहीं करेगा, तो फ्लक्स विल बी 0। तो सेकेंड केस में हमने देखा जब एरिया प्लेन ऑफ द सरफेस नॉर्मल से थीटा एंगल बना रहा है। अब हम लोग आते हैं जब थीटा आपको 90 डिग्री है, उस केस में हम देखते हैं अब जो है ये हम एरिया सरफेस ले रहे हैं, और एरिया इसका ए है, तो एरिया वेक्टर जो होगा इस सरफेस पे परपेंडिकुलर होगा, तो एरिया वेक्टर ये होगा, और ई आप देख रहे हैं ये जो है ई पे परपेंडिकुलर है, मतलब प्लेन ऑफ द सरफेस इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो थीटा इक्वल टू 90 हो गया, तो फ्लक्स विल बी 0। तो फ्लक्स मैक्सिमम होगा, फ्लक्स और एंगल थीटा, फ्लक्स मैक्सिमम होगा उस केस में जब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होगा। फ्लक्स 0 हो जाएगा जब थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 90 होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पे एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाएगा, और फ्लक्स एट एन एंगल थीटा जो होगा वो हो जाएगा आपका ई ए कॉस थीटा। ये ए हुआ, ये बी कह सकते हैं, या ये
एक हम सिंपल एग्जांपल से शुरू करते हैं। ये एक सरफेस है और यहाँ पे एक हमने चार्ज माइनस क्यू रखा है। इस सरफेस का थिकनेस 0 है। तो हम ये जानना चाह रहे हैं जो क्या इस सरफेस से कोई फ्लक्स एसोसिएटेड होगा या नहीं, या है या नहीं। इज देयर एनी फ्लक्स एसोसिएटेड विथ द सरफेस। तो यहाँ पे आप देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होगा, हम जानते हैं जो टर्मिनेट होता है यहाँ पे, कोई भी जो फील्ड लाइंस आएगा वो सिर्फ यहाँ पे टर्मिनेट होगा, लेकिन इस सरफेस को क्रॉस नहीं करेगा। सरफेस को क्रॉस यहाँ पे नहीं कर रहा है। नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द गिवन सरफेस। ओनली जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है इसमें टर्मिनेट हो रहा है। तो फ्लक्स जो होगा इसका आंसर होगा नो। बिकॉज नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द गिवन सरफेस, क्रॉसिंग द given surface, only it terminate on the negative charge। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट हो रहा है नेगेटिव चार्ज पे, लेकिन इस सरफेस को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। तो इस सरफेस से कोई फ्लक्स एसोसिएटेड नहीं होगा। फ्लक्स एसोसिएटेड होने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को सरफेस को क्रॉस करना मस्ट है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस नहीं कर रहा है, बल्कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट हो रहा है नेगेटिव चार्ज पे। नाउ कम्स टू द अनदर एग्जांपल। An electric field of a strength equal to 200 Newton per coulomb crossing a surface of area 1 centimeter square, which makes an angle theta equal to 60 degree with the surface. An electric field of a strength equal to 200 Newton per coulomb crossing a surface of area 1 centimeter square, which makes an angle theta equal to 60 degree with the surface. तो यहाँ पे जो बच्चे गलती करते हैं वो सिंपली फॉर्मूला लगाते हैं ई ए कॉस थीटा, और ये हो गया 200, एरिया हो गया 10 टू द पावर सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो दिस वन, और कॉस थीटा, अब थीटा यहाँ पे कॉस 60 कर देते हैं और सॉल्व कर लेंगे। जो दिस इज द रॉन्ग, क्या कि थीटा किसके किसके बीच का एंगल होता है? एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच में। तो हम लोग फिगर जरा सा पहले ड्रॉ करें। मान लिया जाए ये सरफेस,
सरफेस के प्लेन में एक हमने लाइन लिया और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका डायरेक्शन ये है जो इस प्लेन से 60 डिग्री एंगल बना रहा है। आप ई वेक्टर को यहाँ नहीं दिखा करके यहाँ दिखाएं तो ज़्यादा बेटर है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है और ये सरफेस से एंगल बना रहा है 60। अगर इसका एरिया ए है तो एरिया वेक्टर जो होगा सरफेस पे परपेंडिकुलर होगा, मतलब ये एंगल 90 डिग्री होगा तो ये एंगल जो होगा ये 30 डिग्री होगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 30 डिग्री है। तो हम लोग जो फ्लक्स अब निकालेंगे ये हो जाएगा ई ए कॉस 30 डिग्री। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका 200 न्यूटन पर कूलम, एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 सेंटीमीटर हो गया इतना, इसका स्क्वायर, और cos 30 का मतलब हो गया √3/2। तो ये हो गया 100 10⁻⁻4 इंटू √3। तो ये हो जाएगा आपका √3 इंटू 10⁻⁻2, और इसका यूनिट क्या होगा वोल्ट पर मीटर, और ये हो गया मीटर स्क्वायर। तो इसका यूनिट हो जाएगा वोल्ट पर मीटर।